हमारे बीच बहुत ही अच्छे वक्ता, प्रसिद्ध वक्ता यशवंत भाई यहाँ पर उपस्थित है। उनका करतल ध्वनि से मैं स्वागत करूँगा। यशवंत भाई गए 33 वर्ष से यानी 1982 से ज्ञान में है और मधुबन बेहद घर में 29 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से पहले डिप्लोमा किया और उसके बाद जो ओपन यूनिवर्सिटी रहती है उस जो BE के इक्विवेलेंट है वैसा उनका एजुकेशन हुआ है। आपने अलग अलग जो कम्युनिकेशन के ही ब्रांचेस है, अलग अलग जो ट्रांसलेशन विंग है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है और उसके साथ एक HAM रेडियो करके रहता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करता है। उनमें भी भाई जी ने बहुत अच्छी सेवाएं दी है। मोबाइल डिपार्टमेंट एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भाई जी ने अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद जो बहुत बड़े माइलस्टोन हम कह सकते हैं, रेडियो मधुबन के लिए बहुत बड़ा भाई जी ने काम किया है। साथ ही साथ IT डिपार्टमेंट और IT विंग के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अपनी संकल्पनाएं दी, अपने विचार यहाँ पर रखे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जो कॉर्पोरेट्स रहते हैं, जो कंपनीज रहती है, उसमें एक भाग रहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें समाज के लिए हम अलग अलग कुछ समाज सेवाएं जैसी काम करते हैं। तो भाई जी के पास CSR डिपार्टमेंट यहाँ पे रखा गया है। साथ ही में भाई जी ने रेडियो मधुबन सोसाइटी करके एक NGO रजिस्टर्ड की है, जिसके द्वारा हम समाज के विभिन्न घटकों के तरफ पहुंच सकते हैं। साथ ही में IT डिपार्टमेंट, जो गॉडलीवुड स्टूडियो का IT डिपार्टमेंट है, भाई जी उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। CCTV डिपार्टमेंट है। आप मधुबन जाते होंगे, जगह जगह पे जो CCTV लगाए, करीब 1500 CCTV वहाँ पर लगाए गए और भाई जी के मार्गदर्शन में ही सब CCTV का कारोबार सब चलता रहता है। अपनी जो सेवाएं, ये आज तक जो सेवाएं दी है उसको अधोरेखित करते हुए अलग अलग यानी भाई जी के कठिन परिश्रम से ही 2 नेशनल अवार्ड अपनी संस्था को मिले, जिसको ही भाई जी ने स्वीकारा था। उस नेशनल अवार्ड में एक बार अरुण जेटली ने भी उनको एक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है जो वाटर लीडर इन द वर्ल्ड, यानी 50 वाटर लीडर से जग में 50 वाटर लीडर से कंजर्वेशन का जो काम करते हैं या तो वाटर के बारे में जब जो भी काम करते हैं उसके लिए वो अवार्ड दिया जाता है। ऐसा भाई जी का बहुत अलग और भी बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन समय को देखते हुए यहीं पे मैं शॉर्ट करता हूँ। सबसे और एक भारत गौरव अवार्ड मुंबई से भाई जी को मिला था, जिसको यानी ये हमारी गौरव की ही बात है कि इतने बड़े बड़े अवार्ड्स भाई जी के मार्गदर्शन में संस्था को मिले हैं। भाई जी ने इस विषय में बहुत अच्छा परिश्रम भी किया है। तो आगे भी और क्या क्या है रेडियो मधुबन की उपलब्धि अपने इस स्टॉक शो के माध्यम से आप तक वो बातें पहुँचेंगी। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पे जो महान विभूति है, एक्सपीरियंस होल्डर हमारे प्यारे यशवंत भाई जी, इनका परिचय सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि बाबा ने यज्ञ के अंदर जो नई इन्वेंशन निर्माण किए अलग अलग प्रकार की, जो शुरू से ही इन इन्वेंशन के बल पर अपनी यज्ञ के अंदर सेवाएं देते हैं। तो मैं आप यशवंत भाई जी आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब भी यहाँ पे ट्रेडिशनल रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो जिसको कहेंगे, उषा शर्मा जी यहाँ पे हाल ही में पहुँची थी और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से हमको जानकारी दी। अब थोड़ा हट के जिसको हम कम्युनिटी रेडियो कहेंगे और वो FM रेडियो के माध्यम से चलती है। तो जो कम्युनिटी रेडियो की संकल्पना, FM रेडियो की संकल्पना, कॉन्सेप्ट जो है हमारी, वो एक्चुअली क्या है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे यशवंत भाई जी। ओम शांति। उससे पहले जो परिचय दिया वो तो सब टीम वर्क होता है, वो कोई मेरा अकेले का नहीं है, पूरे टीम का धन्यवाद है। और सबसे पहले धन्यवाद तो इस धरती को देता हूँ, क्योंकि इस धरती ने जन्म दिया, क्योंकि यहाँ ही जन्म हुआ। जलगांव में एक हॉस्पिटल है
तो यहाँ पे जन्म हुआ मेरा सुबह 5 बजे। तो सबसे पहले धन्यवाद इस धरती का जो फिर बाबा की सेवा में काम आए। तो रेडियो जो चीज़ है उसको जानकी दादी ने बहुत अच्छी तरह से जब उद्घाटन किया था मधुबन का, तो बोला है कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है, कर कार्डे दिल यार्डे, माना आप हाथ से काम करते रहो, गाड़ी चलाते रहो, कुछ भी काम करते रहो और आप रेडियो सुनते रहो, तो उसमें आपको काम छोड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं। टीवी में क्या होता है, सब कुछ छोड़ के हम परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, सोशल लाइफ भी ख़त्म हो जाती है और टीवी के सामने एकदम घुसे रहो आँखों से और मन से और दिल से। तो रेडियो एक ऐसी चीज़ है। तो मैं सुन रहा था जब उषा दीदी अपनी बात कर रही थी कि एफएम से अब ख़राब हो गया, जो मिर्ची वगैरह जो बोलते हैं लोग, लेकिन एफएम से नहीं हुआ, ये टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल सही। तो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ होती है और ख़राब चीज़ के लिए भी यूज़ होती है। सही बात है, बिल्कुल सही। जैसे सोशल मीडिया है जो उसका अच्छा, आप जैसे ये स्लोगन आप देख रहे हैं अपने भंवरलाल जैन जी के, तो वो चीज़ें भी आप फैला सकते हैं। और अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा और सब मधुबन पहुंच जाओ व्हाट्सएप से, माना उसका चीज़ आप कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले क्या था, टेक्नोलॉजी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने जो बताया था सुबह मुरली के बाद, तो उसमें टेक्नोलॉजी में वो एक टेक्नोलॉजी माना उसमें खराबी थी। तो वो एफएम में माना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम माना कोई मिर्ची नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो उसमें क्या होता है, वो नॉइज़ नहीं होता है उस टेक्नोलॉजी में, तो वो एफएम का मतलब मीनिंग वो है। तो बाकी अभी एएम रेडियो भी कुछ कुछ चल रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं, लेकिन वो एफएम में कन्वर्ट हो गए ताकि उसका क्वालिटी अच्छा मिल गया। बहुत सही जानकारी दी है आपने। भाई जी का कहने का एक ही भावार्थ है कि कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। इंसान के अंदर की जो शक्ति है, वैचारिक शक्ति, विवेक शक्ति जिसको हम कहेंगे, उस विवेक शक्ति से अगर कौन सी भी टेक्नोलॉजी को यूज करो तो बहुत अच्छी काम आती है। इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा। इसके से रिलेटेड एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में ब्लेड है। माँ कहती कि बेटा ब्लेड लग जाएगा, बताओ बताओ बताओ। वो मानेगा नहीं, वो उल्टा अगर किसी को अगर मम्मी को बोलेंगे तो लगा देगा। तो मम्मी क्या करेंगे, उसको एप्पल दिखाएंगी। जैसे एप्पल दिखाएगा ब्लेड फेंक देगा, एप्पल की ओर चला जाएगा। तो हमको भी भाई जी के इस कथन से यही भाव है कि टेक्नोलॉजी का आप जैसे यूज करोगे अच्छी तरह से तो बुरी चीज़ें ऑटोमेटिक चली जाएंगी। जो पहले भी मैंने पहले सत्र में कहा कि स्टार्टिंग का एफएम और अभी का एफएम में फ़र्क है। तो अभी मैं भाई जी से ये जानना चाहता हूँ कि एफएम और कम्युनिटी रेडियो क्या मूल अंतर है दोनों में? क्या एफएम में ही कम्युनिटी रेडियो है या कम्युनिटी अलग है और एफएम रेडियो अलग है? नहीं, एफएम तो टेक्नोलॉजी है। फिर भी मैं और दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, ये एफएम माने टेक्नोलॉजी। पहले मीडियम वेव था, मीडियम वेव सब सुनते थे और बोलते भी थे ना, जैसे उषा दीदी बोलती होगी आप मीडियम वेव के 530 मेगाहर्ट्ज़ पे सुन रहे हैं, तो वो अनाउंसर बोलता ही रहता है। तो टेक्नोलॉजी अभी ये है, एफएम माना अलग टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी इसके बाद और एक टेक्नोलॉजी आई है जो भी शायद कलकत्ता में शुरू हुई, लेकिन यूके में, यूरोप में शुरू हो गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो अभी डिजिटल रेडियो आने वाले हैं, लेकिन उसका कॉस्ट 30,000 रुपये है अभी, पहला रेडियो की कॉस्ट। लेकिन अभी चाइना जब आएगा, चाइना उसको करेगा मास प्रोडक्शन में, तो उसको डाउन कर देगा। क्या स्पेसिफिकेशन? 2-1 हज़ार में आएगा। स्पेसिफिकेशन क्या है डिजिटल रेडियो के? डिजिटल रेडियो कंसेप्ट अभी ऐसे आ रहा है कि जैसे भी बॉम्बे में 10-12 रेडियो चल रहे हैं, तो अभी वो बैंड जो है वो फुल हो गया अभी। तो 88 से 108 जो होता है रेडियो में, जो रेंज होती है वो ख़त्म हो गई। अभी बहुत लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और इच्छा की कि हम भी बॉम्बे में रेडियो चलाएं या बड़े बड़े सिटियों में जो बैंड फुल हो गया। तो उसमें क्या होगा कि जैसे 98.3 मिर्ची का है, तो 98.3 पे आप 50 रेडियो चला सकते हैं उसी एक की फ्रीक्वेंसी पे। ये उसका फ़र्क है डिजिटल रेडियो का। और जो सोमनाथ भाई ने पूछा कि कम्युनिटी रेडियो और एफएम में क्या फ़र्क है, लेकिन सारे एफएम ही होते हैं, लेकिन कम्युनिटी रेडियो और कमर्शियल रेडियो में एक फ़र्क है कि कम्युनिटी माना इंफोटेनमेंट। अच्छा। जैसे उषा दीदी ने बताया कि भाई रेडियो माना इंटरटेनमेंट, फिर इंफॉर्मेशंस और कुछ न्यूज़।
तो लेकिन कम्युनिटी रेडियो में ये इक्वली चलाते हैं। इंटरटेनमेंट बहुत कम करते हैं, 10% ही करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत अच्छी कंसेप्ट है, इन्फो एंटरटेनमेंट, माना इन्फॉर्मेशन का इन्फो और एंटरटेन का एनमेंट करके इन्फो एंटरटेनमेंट, माना जो त्रिसूत्री है मीडिया की, रेडियो की, कि इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। तो इसके अंदर इन्फो एंटरटेनमेंट जो संकल्पना है ये हमारे कई भाई बहन पूछते हैं कि जैसे ऑल इंडिया रेडियो के पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है, तो हम भी अपना रेडियो मधुबन जैसा कोई एफएम रेडियो या बाबा का रेडियो खुद अपने शहर में चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? लाइसेंस है कोई इसका? हाँ, तो इसके ऊपर थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले ऑल इंडिया रेडियो ही चलता था। तो मेरी लाइफ की एक छोटी सी कहानी यहाँ बताना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने पढ़ाई करता था इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मेरी इच्छा थी कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करूँ। तब तो कोई रेडियो था ही नहीं। फिर उसके लिए जैसे डिग्री लिया, तो उसके बाद अप्लाई किया। बॉम्बे में हेड ऑफिस होता है वरली में, जहाँ से शॉर्ट पे और मीडियम होता था। तो फिर इंटरव्यू भी हुआ, सब हुआ, लेकिन आपको तो मालूम है दुनिया की सारी बातें कि कुछ सेटिंग करना पड़ता है। कुछ ज़्यादा मतलब VIPs के थ्रू जैक लगाने पड़ते हैं कैमरे के सामने आप। नहीं, वो डिलीट कर दे। ठीक है। तो उसके कारण वो जॉब मिला नहीं, क्योंकि बाबा को मालूम होगा कि भाई मधुबन में सेवा का चांस मिलेगा। तो फिर जॉब नहीं मिला, तो फिर मैं मधुबन में सेवा में समर्पित हो गया। तो ऑल इंडिया रेडियो तब एक ही था कि भाई रेडियो में मना काम करना बहुत बड़ी बात थी। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो प्राइवेट रेडियो भी खोल दे। तो प्राइवेट रेडियो शुरू हुआ था 2000 में शायद। तो रेडियो मिर्ची शुरू किया था। तो रेडियो मिर्ची पहला रेडियो लगा जो कमर्शियल था। तो लोग उसमें क्या है, लेटेस्ट गाने बहुत सुनते थे और थोड़ा स्टाइल थोड़ा हटके था। तो लोगों को थोड़ा यंग जनरेशन को वो अच्छा लगने लग गया। ऑल इंडिया रेडियो में एक स्टाइल ऐसा आता है कि जैसे स्लो मोशन में एकदम जैसे नींद आ जाएगी, तो ऐसे थोड़ा सा था। तो इसलिए वो रेडियो कमर्शियल रेडियो थोड़ा सा पिकअप ले लिया। तो कमर्शियल रेडियो के बाद फिर यूनाइटेड नेशंस ने पहले US में रेडियो का एक नया कंसेप्ट लाया था, कम्युनिटी रेडियो। उसका नाम ही कम्युनिटी रेडियो। फिर हमने इंडिया में उसको सामुदायिक रेडियो नाम दिया। क्योंकि कम्युनिटी रेडियो इसलिए किया था कि वहाँ USA में वेदर बहुत ही अनस्टेबल होता है, कब बारिश आ जाए, कब तूफान आ जाए, और हर दिन में तीनों चीज़ें चलती है, बारिश, ठंडी, गर्मी। तो लोगों को वेदर रिपोर्ट मिलता रहे। तो इसलिए जगह जगह का, अलग अलग जगह का रेडियो स्टेशन उन्होंने खोला। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला हर कंट्री में ये खोलना है। तो फिर इंडिया ने भी इसका कंसेप्ट शुरू किया, कैंपस रेडियो। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, आप देख रहे हैं ना, ये जैसे गुरुकुल है। तो गुरुकुल के लिए यहाँ पे एक छोटा सा रेडियो लगाने का लाइसेंस उन्होंने स्टार्ट किया। कैंपस रेडियो बहुत रेंज कम थी कि भाई ये जो एरिया है 5 किलोमीटर होगा शायद ये टोटल, या 100 एकड़ है। तो इसी में ही वो सुनने में आता था कि यहाँ के जो क्लासेस चलते थे वो यहाँ स्टूडेंट लोग गार्डन में बैठ के सुनते थे। तो फिर इसको कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने इसको फिर बोला कि इसकी रेंज बढ़ाई जाए। तो कैंपस से फिर ये आउट ऑफ कैंपस करने का थोड़ा सा कंसेप्ट आया। तो पार्लियामेंट होती है जो उसको एप्लीकेशन दिया, क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें बिल पास कर दिया कि भाई ये कैंपस से भी बाहर जाना चाहिए। तो इसका नाम दिया सामुदायिक रेडियो। तो सामुदायिक रेडियो के लिए फिर पहले तो कैंपस के लिए तो यूनिवर्सिटी एलिजिबल थी, भाई जिसके पास यूनिवर्सिटी है वही यूज़ कर सकता है। तो बाद में फिर बाहर तो करना हो तो उसके लिए फिर NGO चाहिए कि जो सोशल वर्क करता है, क्योंकि सोशल वर्क जो करता है उसको समुदाय से कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है जी, ताकि वो लोग उनके जो रिलेशन से उनका जो रिक्वायरमेंट्स हो पूरा कर सके रेडियो के थ्रू। इसलिए NGOs को उन्होंने अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कर दिया। तो वो NGO है जो 3 साल पुराने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाके NGO रजिस्टर कर लो और अप्लाई कर दो 2 दिन में। कंडीशन 3 साल की, कंडीशन मिनिमम 3 साल से ऊपर होना चाहिए, ताकि आपने काफ़ी समाज सेवाएं
की होनी चाहिए दुनिया में, माना उस एरिया में कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के लिए आपने काफ़ी का योगदान दिया हो तो उसका पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है कि आपने कितने ब्लड डोनेशन, फिर बच्चों के लिए कपड़े, ट्री प्लांटेशन, किताबें, सब मतलब गरीबों के लिए साड़ियाँ, कपड़े वगैरह, ऐसे जो पूरा रिपोर्ट उनको भेजना पड़ता है 10-20 पेज का। फिर उसके ऊपर वो सिलेक्ट करते कि ये NGO पावरफुल है, तो ऐसे करके ये एप्लीकेशन उसका होता है ऑनलाइन, अभी कर दिया उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट जो दिल्ली में है, तो उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद फिर उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं कि NGOs के मेंबर्स कितने हैं, फिर मेंबर्स के साथ फिर उसका ऑडिट रिपोर्ट होता है कि 3 साल में इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्योंकि क्या है फाइनेंशियली कंडीशन आपका 1-2 लाख का साल का ट्रांजैक्शन हो तो क्या रेडियो चलाएगा। बिल्कुल सही। तो इसीलिए उसका कम से कम 15-20-25 लाख के ऊपर उसका टर्नओवर होना चाहिए कि इन्होंने इतना काम किया है, तो ऑडिट रिपोर्ट ओरिजिनल उनको दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद सर्विस रिपोर्ट दिया, फिर जो मेंबर्स है उसके ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं है, तो मेंबर्स का पूरा बायोडाटा देना पड़ता है, और ऐसे करके फिर एप्लीकेशन जाता है। फिर वो 5 मिनिस्ट्री को उसकी कॉपियाँ जाती है, 7 कॉपी भेजनी पड़ती है, तो 5 मिनिस्ट्री को कॉपियाँ जाती हैं। तो उसमें एक मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री माना IB इंटेलिजेंट ब्यूरो बोलते हैं उसको, IB वाले को जाती है, तो IB फिर यहाँ आके जैसे यहाँ लगाना है जलगांव में तो यहाँ इंक्वायरी करती है, फिर सर्वे करती है, फिर उसका पूरा इनडायरेक्ट मतलब गुप्त रीति से उसका सर्वे करके उसका रिपोर्ट निकाल के भेजती है। फिर उनका एक आदमी आके इंटरव्यू भी लेता है, हाँ कि भाई ये NGO का जो हेड है उसका इंटरव्यू लेगा, भाई ये NGO कैसा है क्या है, तो NGO का फिर इंटरव्यू लेता है 2-4 दिन, लेके जाता है हर जगह जहाँ आपने सोशल वर्क किया वहाँ ले जाएगा, तो ऐसे करके वो पूरा वेरीफाई करता है। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री, यहाँ कोई डिफेंस का कोई हो कुछ स्टेशन, आर्मी या एयरफोर्स, तो उसके थ्रू भी इनको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो उनका भी आदमी आएगा वो इंक्वायरी करके जाएगा। तो ऐसे 4 मिनिस्ट्री इंक्वायरी करती है, तो उसके बाद फिर इसको वो कंसीडर करते हैं और उसके लिए फिर एक इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जो आपका NGO है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका कोई भी एक आदमी जो है प्रतिनिधि है उसको बुला के वहाँ दिल्ली में इंटरव्यू लेते हैं। तो पूरा एक पैनल बैठता है, 10 लोग 9-10 लोग होते हैं, वो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, जो अपन सबमिट करते हैं फाइल, तो उसके जो क्वेश्चन उसको करते भाई ये सही है या गलत दे दिया, क्योंकि लोग ऐसे प्रोड्यूस भी कर देते हैं झूठे, तो फिर वो पूरा इंटरव्यू लेते हैं उसके क्वेश्चन करके, तो उसमें पास होना चाहिए। तो वो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, तो उसका इंटरव्यू वो लोग लेते हैं, तो वहाँ दिल्ली में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद वो लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं, फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट होती है जी कम्युनिटी रेडियो की। बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, यशवंत भाई आपके साथ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनका लक्ष्य यही रहता है कि बाबा की सेवा डे बाय डे रैपिडली ग्रोथ हो रही है, कि रेडियो के अंदर से भी बहुत अच्छी सेवाएं होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि मेरा भी है और सभी का भी है कि क्या अगर अपने पास एक बार लाइसेंस मिल गया तो कई लोग कहते हैं कि इसको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर रहा तो ही हम कम्युनिटी रेडियो चला सकेंगे, बहुत टावर के लिए बहुत जगह चाहिए, टावर के लिए पैसा चाहिए, और स्टूडियो अकोस्टिक स्टूडियो के लिए पैसा चाहिए, लगभग एक 25-40 लाख रुपए चाहिए, ऐसे कोई कोई भाई बहनों का सवाल रहता है। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है और क्या इनिशिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स उसके लिए यूज करना पड़ता है? हाँ, ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है सोमनाथ भाई का और सबका। इसमें क्या था, जब रेडियो मधुबन का लाइसेंस मिला, मतलब उस ज़माने में 2011 में हम सबको खुद को ये पैसा लगाना पड़ता था। तो यूनाइटेड नेशन ने 4000 रेडियो का टारगेट दिया हुआ है अभी इंडिया को जी। तो 4000 रेडियो, आज समझो 12 साल हो गया, तो अभी तक 300 रेडियो मैक्सिमम अभी ऑपरेशन में है। तो कहाँ 4000 कहाँ 300, हाँ 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है, 8% है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर अभी 2 साल से फंड देना भी शुरू कर दिया, मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की। हाँ, जो तो जैसे आपको लाइसेंस मिलेगा तो उसके साथ 7.5 लाख का चेक भी वो ग्रांट के रूप में देंगे, ताकि आपका स्टूडियो और ट्रांसमीटर जो टावर है
वो उसको लगेगा। 25% आपको डालना है, माना लगभग 10-12 लाख का खर्चा होता है। ट्रांसमीटर आता है 1.5-2 लाख का आता है। बाकी स्टूडियो में जैसा है, आप जितना शक्कर डालो उतना मीठा होता है। तो स्टूडियो तो मिनिमम जो आपका 2-4 लाख में स्टूडियो बन जाता है, क्योंकि कंप्यूटर लगता है, साउंड प्रूफ करना पड़ता है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मिनिमम आप चला सकते हैं। आपको सुन के बड़ा हैरानी होगी, रेडियो मधुबन जब स्टार्ट किया तो हमने 10,000 रुपये से स्टार्ट किया। क्या बात है। तो मधुबन हेडक्वार्टर इतना होते हुए भी, मधुबन में तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस समय कंसेप्ट अलग था। सब लोग बोलते थे ये यशवंत ने क्या शुरू कर दिया, ये नया रेडियो, क्या क्या रेडियो, पता नहीं क्या करना होता है क्या नहीं है। तो कोई बजट ही नहीं देते थे। तो हमने पुरानी चीज़ें, माइक, एम्पलीफायर, मिक्सर पुराना यूज़ करके हमने रेडियो 1 साल चलाया। तो अभी लगभग हमने 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। देखिए, माना अगर इच्छा शक्ति जागृत हो और इच्छा शक्ति हमारी प्रबल हो तो सही अर्थ से कोई भी जो इवेंट रहता है वो हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा लगता है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, लेकिन भाई जी के जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है और उन्होंने अभी जो हमको बताया कि इनिशियल कॉस्ट, माना जो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे उन्होंने 10,000 से शुरू किया है उस ज़माने में, अब वो 10,000 की वैल्यू तो लगभग मुझे लगता है 1-1.5 लाख रुपए होंगी जो इंस्ट्रूमेंट की। बेसिक अगर चीज़ें अपने पास रही तो रेडियो मधुबन जैसे कोई भी लोकल आपका प्रोडक्शन, रेडियो प्रोडक्शन स्टार्टिंग में हो सकता है, बशर्ते कि अपने पास कुछ रिक्वायरमेंट हो। जैसे भाई जी ने जिक्र किया, आपके पास कुछ बोलने वाले अच्छे लोग हो, क्योंकि सबसे मेन बात मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस जिसको बोलेंगे मानवीय संरचना जो है, जिसको अनाउंसर कहो, रेडियो जॉकी कहो, रिसोर्स पर्सन कहो, कि रोज़ स्टूडियो में किसको बुलाना है और रोज़ कहाँ कहाँ जाना। तो ये सारी बातों का जिक्र अभी भाई जी करेंगे कि ऐसे आम सवाल बन जाते कि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रख देंगे यशवंत भाई, पैसा लगाने वाले लगा देंगे, लेकिन बोलने वाले कौन रहेंगे, रोज़ अनाउंस कौन करेगा। तो इसके ऊपर भी उनके पास सॉल्यूशन है। ज़रूरी नहीं कि रोज़ अनाउंसर आए, रोज़ आप फील्ड में जाओ और प्रोडक्शन करो रेडियो का, लेकिन इनके पास बहुत अच्छा उसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है आखिर? सोमनाथ भाई ने बराबर बोला, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो माना कोई प्राइवेट रेडियो नहीं। जैसे मिर्ची है, ये प्राइवेट रेडियो है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का है, माई FM है, भास्कर पत्रिका का है, भास्कर जो निकलता है ग्रुप का है, न्यूज़पेपर का, तो वो प्राइवेट है, उनका अपना खुद का है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सामुदायिक रेडियो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही रेडियो है, लेकिन उनके पास जैसे ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए वो लोग अपने को चलाने के लिए दे रहे हैं कि भाई पैसा भी हम दे रहे हैं। अभी और एक इस साल और निकला है कि आपको रनिंग कॉस्ट भी 10 लाख रुपए दे रहे हो, तो अच्छा। 3 साल के लिए, माना 3.5 लाख पर ईयर, माना 25,000 एक महीने का रिकरिंग कॉस्ट। 25,000 आपको रिकरिंग कॉस्ट भी दे रहे हैं। भाई किसी की सैलरी है, आपको ट्रैवलिंग में कहीं जाना है, पेट्रोल डीजल जो भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, माना मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, अभी ग्रांट के रूप में दे रही है। तो आप प्रोग्राम प्रोड्यूस करने का और उनको दिखाने का, और वो फिर अपना 3.5 लाख रुपए साल का दे देते हैं। तो पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आप लोग हैं अभी जी, क्योंकि आप लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं सोमनाथ भाई की, लेकिन आप प्रैक्टिकल में कितना योगदान देंगे जाने के बाद, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। कि आप जाने के बाद अपना हर एक को एक सोचना है कि मुझे 1 घंटा तो मीडिया के लिए देना है, तभी तो ट्रेनिंग का फायदा है ना। बिल्कुल सही है। क्योंकि सोमनाथ भाई और टीम ने इतनी मेहनत करके, खर्चा करके यहाँ किया, तो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि आप 1 घंटा भी देंगे, कोई प्रिंट मीडिया के लिए देंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, रेडियो के लिए देंगे, टीवी के लिए तो बहुत थोड़ा ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है तो टीवी का थोड़ा कम है, उसका गॉडलीवुड में ज़्यादा होगा, लेकिन प्रिंट और रेडियो के लिए आप लोग अपना 1 घंटा दे सकते हैं। किसी को स्क्रिप्ट लिखना आता है तो स्क्रिप्ट लिख के दे देवे, तो बोलने वाला वो स्क्रिप्ट पढ़ के रिकॉर्ड कर लेगा। फिर बाद में थोड़े से कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए जो एडिट करें, मिक्सिंग करें, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत इसमें काम होता है। क्योंकि अभी हम लोग जो बोल रहे हैं या आप डायरेक्ट रेडियो में दे देंगे तो क्या होगा, वो एकदम रफ जैसा लगेगा।
तो इसके पीछे थोड़ा म्यूज़िक डालेंगे, बीच बीच में थोड़ा इसमें एडिट करेंगे। एडिटर। तो उसको आप जब एडिट करते हैं तो उसको मीठा बनाने के लिए, जैसे आलू है, आलू को फिर आप अलग अलग फ्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्टी करना है तो उसको फिर वो एडिटिंग वाले थोड़े से एक्सपर्ट चाहिए, वो आ जाता है धीरे धीरे। तो हमारे रेडियो मधुबन में जैसे रमेश भाई अभी इंटरव्यू ले रहे हैं उषा दीदी का, तो वो भी कोई ज़्यादा पढ़ के नहीं आए, वो तो फार्मेसी में थे अपने बाबा का हॉस्पिटल बॉम्बे में, तो वो भी फार्मेसी से मैंने उनको बोला भी अभी छोड़ दो, आप मधुबन आ जाओ, तो वो भी फार्मेसी से आए हैं। तो ऐसा कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं चाहिए, तो सिर्फ प्रैक्टिस और मेहनत करना पड़ता है। बहुत ही सही बात कही है। भाई जी के कथन से मुझे एक बात बिल्कुल फिक्स याद आ रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ह्यूमन रिसोर्सेस कब बनेगा, तो इसलिए उन्होंने एक ट्रिक्स दी आपको कि अभी ये आपने मीडिया की ट्रेनिंग ली। हर बात, हर विंग्स या हर क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे यहाँ पे मीडिया की स्ट्रीम है, एक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर, टीवी, रेडियो, दिस इज़ द ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। मेरा इंटरेस्ट एरिया कहाँ पे है? सारे के सारा मैं मास्टर नहीं हो सकता। मैं प्रिंट में भी मास्टर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक में भी हूँ, टीवी में भी हूँ, रेडियो में भी हूँ, वेब भी हूँ। नो, एक किसी फील्ड को आपको चॉइस करना होगा जिसका पीठ आपको करना होगा। जैसे उन्होंने कि आपकी अगर आवाज़ मधुर है, आपकी आवाज़ में दम है, तो डेफिनेटली आप रेडियो को चॉइस करो। और जैसे इन्होंने बोला कि आप अपनी खुद की अपनी स्क्रिप्ट बनाओ और आप अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाओ। आपके आवाज़ में दम है, लगता है आपको, ज़रूरी नहीं आपकी आवाज़ में दम होगा, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। जो स्टडी रहता है, बाबा ने कहा कि बहुत काल का अभ्यास अंत में काम आएगा। जब आपको डायरेक्टली यहाँ पे बोला जाए आप रेडियो इंटरव्यू दो, आप इसके ऊपर बोलो कि नहीं, लिख दीजिए। दीक्षित सर ने जैसे एक्सरसाइज दिया आपको कि इंटरव्यू टेक्निक्स क्या है, स्टोरी राइटिंग्स क्या है, न्यूज़ राइटिंग्स क्या है, आपसे करवाया। और पहली बार न्यूज़ लिखने वाले दूसरी बार जब न्यूज़ लिखने बैठे तो रिफाइन हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा ही रेडियो का एक मीडियम है। मुझे लगता है यशवंत भाई, मैं थोड़ा एक मिनट लेता हूँ कि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन में भी कई ऐसी बातें हैं कि जो रेडियो के लिए आप काम कर सकते हैं। हो सकता है आपकी आवाज़ में कुछ दम नहीं हो, लेकिन आप अच्छा एक स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं रेडियो के लिए। यहाँ पे यशवंत भाई की हमेशा डिमांड होती है कि भाई सोमनाथ भाई कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भेजो। देखो, किसी के पास भगवान ने बुद्धि दी है, किसी के पास शक्ति दी है, किसी के पास लिखने की आदत दी है, किसी का आउटलुक अच्छा है, वो टीवी में जा सकता है। माना दिखने से, बोलने से, चलने से जो भी गुण बाबा ने भरे अपने अंदर, उसको हमको ये स्ट्रीम में लगाना है। आवाज़ अच्छा है तो डायरेक्ट आप प्रोडक्शन में लग जाओ। बुद्धि दी है लिखने की तो स्क्रिप्ट में लग जाओ। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भाई जी का अगला सवाल वही होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, वही होगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही स्ट्रीम में जाओ, बहुत सारी इकाइयाँ हैं मीडिया की, उसमें एक हम रेडियो का जिक्र कर रहे हैं। रेडियो लेखन अपने आप में एक कला है। जैसे सुबह कल के सत्र में है कि मीडिया के लिए लेखन, तो प्रिंट के लिए लेखन की अलग टेक्निक्स हैं, टीवी के लिए लेखन की अलग टेक्निक्स हैं, वैसे रेडियो के लिए लिखने की अलग टेक्निक्स हैं। मैंने खुद ने देखा कि जब मैं रेडियो मधुबन में गया था तो हमारे ये थे रेडियो जॉकी थे, बस हेडफोन लगाया था और सामने डायरेक्टली स्क्रिप्ट थी। मुझे ऐसा पहले समझ में थी बात कि इतना इनके पाठांतर कैसे रहता है, बिल्कुल फराटेदार बोलते रहते, चलते रहते, माना इतना उनके पास कैसे बुद्धि में कैसे बाबा देता है इनके नॉलेज। तो मैं जब गया वहाँ पे तो मेरा जो समझ था बिल्कुल झूठा निकला। क्यों? कि डायरेक्टली स्क्रिप्ट है सामने। हाँ, आप देख रहे, सुन रहे, खा रहे, पी रहे, मुस्कुरा रहे। देखो रेडियो मधुबन में एक कहानी मुझे याद आती है कि एक राजा था, उसका ये हुआ। मैं जब सुन रहा था कि इतना इसके दिमाग में कैसी कहानी बैठ गई, पूरी 5 मिनट की कहानी, तो मैंने देखा कि स्क्रिप्ट उसके सामने, लेकिन बोलने का तरीका ऐसा है कि बस उसके दिमाग की बातें वो मुख से निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट थी। तो माना स्क्रिप्ट जो सामने रेडियो की रख सकते, टीवी के सामने स्क्रिप्ट नहीं रख सकते, क्योंकि सामने कैमरा है आपके साथ। अभी जो आपसे उषा दीदी देख रहे थे, कई के संकल्प चल होंगे कि देख पढ़ के सुना रहे हैं उषा दीदी, है ना।
और जो स्फूर्त बोलते हैं वो अपील होता है। तो टीवी का एक लेखन का अलग कौशल है, रेडियो लेखन का अलग कौशल है, प्रिंट लेखन का भी अलग कौशल है। प्रिंट में आप लिखेंगे प्रूफ चेक होगा। मतलब यह है कि रेडियो पत्रकारिता करते वक्त, रेडियो की सेवा करते वक्त बहुत सारे स्ट्रीम है, बहुत सारे जैसे डेस्टिनेशन या सेवाएं कहो। मैं वहाँ पे जाकर देखा यशवंत भाई कि वहाँ पे बहुत सारे डेडिकेट भाई बहन हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे एक भाई है देखा मैंने, उसको गोल्ड वेव सॉफ्टवेयर आता है, साउंड फोर्ज के नाम का सॉफ्टवेयर है। बहुत आसानी से वो एडिट कर रहा था सॉफ्टवेयर को, जो हसल, जो उसके अंदर गैप रहता है अलग से प्रकार का, जो रेडियो प्रोडक्शन के लिए एडिटिंग के काम में आता है, उसकी जो एबिलिटी थी टेक्निकल, हार्डवेयर टेक्निकल, वो वहाँ पे सेवाएं दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आप आवाज़ की दुनिया के हो, आवाज़ में आप करियर करो, नहीं। आपके पास सॉफ्टवेयर का टेक्निक हो तो मधु सेंटर्स पे जो भाई बहन इंटरव्यू लेते हैं उसको अच्छी तरह से आप साउंड फोर्ज या गोल्ड वेव में एडिट करके यशवंत भाई को भी भेज सकते हैं, या अपना खुद का भी रेडियो चला सकते हैं। माना अगर अपने पास कुछ भी एबिलिटी हो तो वो रेडियो में लग सकती है। मुझे लगता है कि ये नरेशन ठीक रहेगा। मेरा अगला कुछ सवाल है जो सभी का है, वो ये है कि अगर हम इच्छा है हमारे पास रेडियो शुरू करने की, जैसे लाइसेंस के लिए 3 साल की कंडीशन रखी है कि एनजीओ हो आपके पास और 3 साल का आपका एक्टिविटीज़ हो, जिसके अंदर भाई जी ने जिक्र किया सोशल एक्टिविटीज़, और रैपिडली उसके साथ जो है 3 साल के ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंट्स, बहुत कड़क बारीकी नाम से, लेकिन हो जाता है। अगर मुझे आज ही रेडियो शुरू करना है तो क्या करना पड़ेगा? माना जैसे इच्छा है बहुत है आपके पास, बस शुरू कर देंगे। सेंटर पे जाके बहन जी को बोलेंगे देखो अच्छा इतना मैंने यशवंत भाई के सुन के आया, दीदी आप किसी भी हालत में आप शुरू कर दो रेडियो, तो इनिशियल स्टेज पे क्या करना पड़ेगा? जैसे मुझे आपने एक आइडिया बताई थी, कोई बताता हूँ। बता दो। तो बहुत उमंग उत्साह होता है ना, जैसे बाबा के ज्ञान में भी नए नए आते हैं, बहुत नशा होता है। ऐसे रेडियो का भी जब करते हैं तो बहुत नशा होता है, 1 साल का 2 साल का, फिर वो नशा धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो लेकिन जो सवाल है उसका जवाब ये है कि रेडियो अभी आपको तुरंत शुरू करना है तो उसके लिए ये सब झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। वेब रेडियो लिख लो आप, जिसके लिए टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन भी और कंसेप्ट भी। देखो भाई जी ने वेब रेडियो कंसेप्ट कहा है, कम्युनिटी रेडियो कंसेप्ट बाद में कहा है, पहले वेब रेडियो बताइए। तो वेब रेडियो को इंटरनेट रेडियो भी बोलते हैं। तो इसमें वेब रेडियो में आपको कोई ज़्यादा खर्चा करना नहीं है, सिर्फ आपको मैन पावर तो उतनी लगेगी, लेकिन जो लाइसेंस का 3 साल का प्रोसेस है, फिर जो टावर लगाना है, फिर उसका जो इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो सब टावर वाला जो खर्चा, नहीं स्टूडियो तो लगेगा। हाँ स्टूडियो लगेगा, क्योंकि स्टूडियो मिनिमम इसलिए है कि आजू बाजू की हवाएं जो है अकॉस्टिक आवाज़ उसमें ना आए। नहीं तो फिर क्या है, लोग कान में सुनते हैं तो एकदम जोर से कहीं आवाज़ हुई और उसके कान में एकदम वो फटाका हो गया। तो इस वजह से वो स्टूडियो एक थोड़ा साउंड प्रूफ करना पड़ता है। तो वो एक चीज़ मिनिमम ज़रूरी है। और उसके लिए एक छोटा सा एक स्ट्रीमर बोलते हैं उसको, स्ट्रीम करते हैं ना, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं। स्ट्रीमिंग स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग। STREEM स्ट्रीमिंग या स्ट्रीमर, माना वो इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रीमर बोलते हैं और जो काम करता है उसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं। फंक्शन क्या उसका? तो स्ट्रीमिंग जो होता है, जो इंटरनेट चाहिए उसके लिए मिनिमम तो आपको इंटरनेट अच्छा क्वालिटी का चाहिए। समझो 500 kbps जो मिनिमम ब्रॉडबैंड है वो अभी आजकल जो देते हैं वो उसमें चल जाएगा। तो उसके लिए आपको एक जो डब्बी है वो स्ट्रीमर बोलते हैं, वो लगभग 30,000 का आता है, जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर हैंग हो गया, कुछ हो गया, फिर उसमें वायरस आ गया तो वो प्रॉब्लम उसमें, क्योंकि ये मेन जो होता है ये तो मतलब आत्मा है ना स्ट्रीमर, तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। तो वो डब्बी एक लगा दिया, बैरिक्स कंपनी की आती है, बैरिक्स, BARIX। हाँ BARIX। ऐसे 1-2 और कंपनियाँ निकली हैं, पिनेकल भी है, तो ऐसे 2-3, लेकिन बैरिक्स अभी चल रहा है, तो हम लोग बैरिक्स ही लगाते हैं। तो वेब रेडियो के लिए आप लोग तुरंत संकल्प करके टीम बना के, कमेटी बना के आप शुरू कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी दिनों से सोमनाथ भाई को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि भाई
हम तो जलगांव के ही है, तो जलगांव में भी तो रेडियो होना चाहिए। इधर उधर हम लगा रहे तो अपने गांव में बिल्कुल चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले यहीं शुरू करते हैं। बन जाएगा। शांताराम भाई ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपके संकल्प टच हो गए। तो जब अपने घर में ही नहीं शुरू किया तो बाकी जगह लगा के क्या फ़ायदा, मतलब फ़ायदा तो है लेकिन यहाँ होना चाहिए ज़रूरी। तो अभी सोमनाथ भाई के आप पक्के हैंड्स बन जाओ जो यहाँ के हैं, या आप रिमोटली भी दे सकते हैं। नहीं वो तो टावर की बात है, पहले वेब रेडियो हाँ, 10 बाय 10 के रूम में शुरू हो सकता है। टावर का भी वो उसके वो लाइसेंस तो प्रोसेस बहुत बड़ी बात है। वो भी चल रहा है, तो उसका भी मतलब न्यूज़ बता दूं आपको कि वो भी 50% सैंक्शन हो गया है, तो वो भी आ जाएगा यहाँ के लिए। लेकिन वेब रेडियो से क्या होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग कहाँ सीखते हैं आप, ग्राउंड में सीखते हैं ना, ओपन ग्राउंड में गोल गोल गोल, और डायरेक्ट हाईवे पे तो नहीं जाते। तो इसीलिए वेब रेडियो आपका ग्राउंड में आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बाद में हाईवे पे जाएंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। फिर नहीं तो ऑन एयर सीधा आप बैठ गए तो फिर कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं या कुछ अटक जाता है, मॉड्यूलेशन नहीं होता है। तो सबसे बड़ा वो रमेश भाई बताएंगे आपको। तो रेडियो जॉकी या रेडियो के लिए सबसे पहला गुण होना चाहिए मॉड्यूलेशन, माना आवाज़ को बहुत ऊपर नीचे जैसे करना पड़ता है, जैसे स्ट्रेट नहीं चलता है, तो वो एक चीज़ होती है। तो ऐसे लोग आप थोड़ा सा शुरू करेंगे तो वेब रेडियो के लिए हमने ऑलरेडी 25 चैनल इंटरनेट पे हमने रजिस्टर कर लिए हैं। तालियां बजा रही करते हैं। उसका बहुत बड़ा खर्चा होता है, उसको CDN बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो हमारी लंदन टीम है IT की, तो उनके खर्चे से, उनके योगदान से वो लोगों ने अपने लिए 25 चैनल खरीद के रखे हुए। तो अभी हमने 10 चैनल तो हमने लगाए हुए हैं, तो बाकी 15 चैनल और खाली हैं। तो 15 चैनल के लिए किसी को भी ज़रूरत है तो हम उसको फ्री में दे सकते हैं। तो वो चैनल हमने ख़रीदा है और वो एक स्ट्रीमर है, वो लगाना है, इंटरनेट चाहिए और एक साउंड प्रूफ थोड़ा सा एक रूम चाहिए और लोग चाहिए बस बोलने वाले। एक थोड़ा टेक्निकल सवाल है मेरा, और मुझे लगता है आपका भी हो सकता है, कि अगर हमने वेब रेडियो शुरू कर दिया तो एक सर्वर रहता है, सर्वर जहाँ पे पूरा डाटा स्ट्रीमिंग होता है। जैसे एक छोटी वेबसाइट लो, वेबसाइट पे लगा दो तो हीट होता है तो हैंग हो जाता है, पेज कैन नॉट डिस्प्लेड या वैसे कुछ टेक्निकल मुसीबत आते हैं। तो अगर हमने मतलब किसी ने अगर या हमने ही वेब रेडियो शुरू कर दिया हमारा, तो स्ट्रीमिंग कहाँ पे होगा, उसका सर्वर कौन देगा हमको? हाँ, वो ये मैं अभी बताया था। जो हमने चैनल ऑलरेडी लेके रखे हैं ना, वो चैनल का कॉस्ट भी बहुत होता है क्योंकि वो सर्वर अनलिमिटेड यूजर्स के लिए होता है वो। अच्छा, हाँ, वो सर्वर में ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात कही भाई जी ने, क्योंकि सर्वर जो रहता है टेक्निकल आप भाषा में कहें CDN बोलते हैं, CDN बोलते हैं, कि उसको बहुत खर्चा लगता है। लेकिन इनका बड़प्पन यह है कि अगर आप वेब रेडियो में एक कदम आगे बढ़ाते हो तो इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करके रखा है, सिर्फ आपको वहाँ से स्ट्रीमिंग करना है बस। और मेरा दूसरा अगला सवाल इससे रिलेटेड है कि जैसे FM लगाएंगे तो डायरेक्ट FM शुरू होगा। वेब रेडियो के लिए जो मीडिया है, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट एक मीडिया है वेब रेडियो का, है ना, सोर्स। तो क्या हमारे मोबाइल में वो वेब रेडियो चल सकता है? इसका कोई आपके पास सॉल्यूशन है क्या? कोई ऐप्स बनाया है ऐसे? हाँ, जब इंटरनेट पे आप जाते हैं, जैसे अभी FM पे है, तो FM की लिमिटेड रेंज होती है 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और कम्युनिटी रेडियो की होती है 25 किलोमीटर। लेकिन हम लोग रेडियो के लिए साइट वही सिलेक्ट करते हैं जो हाइट वाला, जितना हाइट आप बढ़ाएंगे उतनी रेंज बढ़ती है। कोई टेक्निकल यहाँ होंगे इंजीनियर, तो उनको पता चलता है कि लाइन ऑफ साइट होता है तो कोई बीच में एब्स्टेकल नहीं होता है, वरना शैडो नहीं बनता है, कोई बीच में दीवार आ गई, बिल्डिंग आ गई तो उसमें ख़त्म हो जाता है, तो रेंज बढ़ जाती है। हिल्स पे ऊपर हाँ, तो हमने रेडियो मधुबन लगाया है अचलगढ़ में। तो अचलगढ़ की हाइट सबसे हाईएस्ट इन द राजस्थान, गुजरात, तो उसकी रेंज इसीलिए हमारी 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन वेब रेडियो की रेंज कितनी होगी बताओ? वर्ल्ड वाइड, वो अनलिमिटेड वर्ल्ड वाइड होती है। वर्ल्ड वाइड।
तो वो आप हमने एक्चुअली एफएम लेने के बाद भी आप इंटरनेट पे तो जा सकते हैं, लेकिन अभी इंटरनेट आप चालू करेंगे तो इसकी रेंज पूरा वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। उसका एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, तो एप्लीकेशन भी हम लोग फ्री में आपको बना के दे देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन को 3 महीना लगता है उसका कोड टाइप करने में, कोड लिखना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, तो 3 महीने का कोड होता है। तो वो हम लोग फ्री में एप्लीकेशन बनाएंगे, तो आप मोबाइल में वो जैसे आप रेडियो मधुबन अभी डालेंगे तो मोबाइल में आप डाउनलोड कर लो और अपना रेडियो मधुबन सुन सकते हैं। तो ऐसे आप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात और यशवंत भाई जी ने बताई थी कि जैसे वो स्ट्रीमर और उसके साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके पास अगर BSNL का या कौन सी भी कंपनी का, लेकिन अनलिमिटेड चाहिए। अनलिमिटेड इसीलिए क्योंकि डाटा स्ट्रीमिंग के लिए बहुत सारा बाइट्स या जिसको बोलते हैं हेवी प्लेटफॉर्म रहता है। तो अगर 1 GB का प्लान होगा, 2 GB का होता तुरंत ख़त्म हो जाएगा। अनलिमिटेड कनेक्शंस अगर कोई इतना हाँ बिल्कुल सही है, लो स्पीड भी चल जाएगा, लो स्पीड भी चले जाएगा, क्योंकि ऑडियो का उनका फॉर्मेट वो कम रिडक्शन करके चला भी लेंगे स्टार्टिंग में, बाद में आप इम्प्रूवमेंट। तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉडबैंड का अनलिमिटेड का कनेक्शन और मोडेम अच्छा और स्टीमर और एक लैपटॉप या कंप्यूटर कंटिन्यू चाहिए। कंटिन्यू नहीं, वो तो ओनली जब आप हाँ, एक तो जब आपको 6 घंटा चलाना है रेडियो तो 6 घंटे के लिए ऑन हो जाएगा लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में आप शेड्यूल बना सकते हैं, जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो जो फ्री में भी आता है, हमने तो खरीद के लगाया है मधुबन में। तो इसमें फ्रीवेयर भी आता है, जो उसका नाम है झारा, ZARA। तो झारा में आप डाल देंगे तो आप भाई अभी ये गीत बजेगा, उसके बाद ये लिंक आएगी, फिर उसके बाद टाइटल आएगा, फिर सीक्वेंस आएगा, तो उसमें आप सेट करके 5 घंटे का, 2 दिन का, 10 दिन का, 1 साल का भी उसमें आप सेट करके रख सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि ऑनलाइन रेडियो 24/7 चलता है ना? तो क्या 24/7 हमारा मशीन चलता रहेगा? हाँ, तो नहीं, आप टाइमिंग रखो ऑनलाइन के लिए। तो इंडिया का टाइमिंग है जैसे सुबह 6 बजे से, फिर वो अमेरिका में तो रात हो जाती है। तो अभी आप इंडिया के लिए टारगेट, क्योंकि मीडिया में क्या होता है, टारगेट ऑडियंस क्या है वो देखना पड़ता है, कि जैसे अभी आप जैसे इनका नासिक परिसर है, तो इनका क्या है, टारगेट है नासिक जो न्यूज़पेपर है, जैसे इनका वार्ता है, तो इनका तो इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया की ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो टारगेट आपका इंडिया रखेंगे तो आपको 12 घंटे चलाना है। हाँ, माना ये बिल्कुल फिक्स बात है कि आपको मशीन जो है जब चलेगा तभी वेब रेडियो चलेगा, ऑफलाइन वेब रेडियो नहीं चलेगा। जितना आपने सीक्वेंस दिए, झारा एक सॉफ्टवेयर बताया भाई जी ने कि वो ओपन सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप सीक्वेंस लगा दो, गीत प्रवचन, सिग्नेचर ट्यून, फिर अगला प्रोग्राम्स उड़ान, ये वो, सोने के बाद गुड नाइट बाबा, जो शांति का सॉन्ग्स होगा वो, ऐसे पूरी 24 या 12 आवर की सीरियल लगा दो और मशीन शुरू कर दो और आप अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ। जरूरी नहीं कि आप स्टूडियो को रन करो, स्टूडियो के सामने बैठे सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स लगा दो, अपने अपने काम पे निकल जाओ और ये अपना चलता रहेगा। लेकिन 12 घंटे का प्रोग्राम लगाने के लिए आपको 2 घंटा तो मिनिमम चाहिए। हाँ, क्योंकि वो सारे उठा के स्टोर जो अपना होता है स्टॉक, उसमें से उठा के उसमें पेस्ट करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट। हाँ, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास रेडियो प्रोडक्शन उतना होगा। आप माना सप्ताह में कम से कम 2 दिन उसका प्रोडक्शन करके रखो, तो इनके पास, मुझे वो अगला सवाल वही है कि आपके पास कितना अभी डाटा है, रेडियो प्रोडक्शन कितना है आपके पास अभी, उसको बता सकते कुछ हावर्स में या दिन में, या क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है। मैंने देखा था एक बारी कंटिन्यू रेडियो प्रोडक्शन चल रहा है कि सबसे मुसीबत, हम यहाँ पे बाबा के यज्ञ में बैठे हैं, विश्व की सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन की, चाहे प्रिंट मीडिया लो, इलेक्ट्रॉनिक लो, रेडियो लो, सबसे मुसीबत की बात है। और किसी कंटेंट इज किंग बोलते हैं। बिल्कुल, माना आपके मीडिया का किंग क्या है? कंटेंट में अगर किंग रहे तो डेफिनेटली वो प्रमोट जल्दी हो जाता है। और कंटेंट इनके पास उतना है कि कम से कम 2-3 साल वो ऐसे ही चला लेंगे अगर प्रोडक्शन नहीं रहा तो। इतने के पास डाटा है, वैसे अपने पास कितना डाटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या आप आपका डाटा दे सकते हैं हमें, क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी समझो रेडियो मधुबन के पास, हमारे पास 15,000 आवर्स का डाटा है। समझो 15,000 आवर्स।
इसका जो स्ट्रीमिंग है 15,000। तो अखबारों का सर्कुलेशन होता है, कितनी कॉपी सर्कुलेट हुई, और टीवी का टीआरपी होता है, कितना टीआरपी गया, और रेडियो का कितना लिसनर्स का कितना आवर्स डाटा है यूनिट। हाँ, लेकिन जो अभी हम जो डाटा हमारे पास है हम आपको देंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंटरनेट पे हैं। तो आप भी इंटरनेट पे डालेंगे तो सेम चीज़ उनको मिलेगी, बिल्कुल। लेकिन आपको अलग मराठी में, जैसे जलगांव महाराष्ट्र में चलाना है तो मराठी में मैक्सिमम 80% तो मराठी आपको यूज़ करना है। तो आपको नया प्रोडक्शन चाहिए। हाँ, जब आपको यहाँ FM शुरू हो जाएगा तो FM में फिर हमारा सारा डाटा आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि FM में तो यहाँ वो रिपीट होने वाला नहीं है, क्योंकि मधुबन यहाँ आएगा नहीं, रेडियो मधुबन का FM पे, क्योंकि उसकी रेंज अहमदाबाद तक ख़त्म हो जाती है। और उसका टैगलाइन भी उसके अंदर रिकॉर्ड किया रहता है। टैगलाइन भी उसके रिकॉर्ड हुआ रहता है। इसीलिए जैसे हमने यहाँ का नाम दिया है रेडियो वार्ता। जी बिल्कुल, हमने ऑलरेडी नाम भी डिसाइड किया था। तो जैसे यहाँ रेडियो वार्ता आप सुन रहे हैं, उसका टैगलाइन बोलो जो भी है, जैसे सुनते रहो मुस्कुराते रहो, तो ऐसे यहाँ अलग हम दे सकते हैं, तो आपको बीच बीच में डालनी पड़ती है। हाँ, माना मेन बात भाई जी के कथन में यह है कि इनका जो रेडीमेड डाटा है वो आपको यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर टैगलाइन रहती है, सिग्नेचर रहता है, जो भी कुछ रहता है। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, जैसे रमेश भाई जी जैसे ही आए वैसे उनको चिंता रहती है रेडियो प्रोडक्शन की, इसीलिए वो इंटरव्यू करने शुरू कर दिया उन्होंने, भाई बहनों से मुलाकात करना, इंटरव्यू लेना। अभी यहाँ के जो रिसर्च पर्सन थे उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उनकी भी उन्होंने इंटरव्यू ले ली, उषा दीदी की। माना ये रहता है कि हर एक की अपनी जिम्मेवारी रहती है कि मेरे पास कुछ प्रोडक्शन चाहिए। ऐसे ही आपके अपने आसपास में कितने भाई बहन आते हैं या ज्ञान के यज्ञ में, उनका आप डेफिनेटली ले सकते हैं और ऐसे रेडियो प्रोडक्शन बन सकता है। मेरा अगला सवाल है कि कम्युनिटी रेडियो का लक्ष्य क्या है, क्या रहता है? जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये ऑल इंडिया रेडियो का ब्रीथ था, वो उसके अनुसार उन्होंने उस अनुसार वो मार्ग पर चल रहे हैं। तो अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन का लक्ष्य क्या है? सामुदायिक रेडियो का ये लक्ष्य होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म देना है, वॉइस फॉर वॉइसलेस। क्या बात है? आप नोट कर लो। देखो, वॉइस फॉर वॉइसलेस, जिनके पास आवाज़ नहीं उनकी आवाज़ ये बनेगी। नहीं, उनको वॉइसलेस को अपने को वॉइस वाला बनाना है, वॉइस मतलब प्रमोट, उनको प्रमोट करना है कि भाई आप बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। नहीं तो लोग शर्माते हैं ना बोलने में, तो उनको थोड़ा प्लेटफॉर्म देंगे तो धीरे धीरे उनको आवाज़ मिलेगी। तो हमारा 50% जो होता है कम्युनिटी रेडियो का, 50% हमको कम्युनिटी से लेके आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप यहीं गाने सारे जो पुराने गाने या अपने बाबा के गाने डाल दो और रेडियो चला दो, ऐसा नहीं है। तो जैसे रेडियो मधुबन का लाइसेंस आया, मैं बता दूं 2011 में, तो हमारे एक भाई को हमने पूछा ये अभी लाइसेंस आ गया, अभी कैसे करना है, क्योंकि रेडियो तो उस समय यज्ञ को मालूम ही नहीं था रेडियो कैसे चलाना है, नया कंसेप्ट था बिल्कुल। तो कि उसने बोला कि आप सीडी डिपार्टमेंट में जाओ शॉप में और सारी की सारी सीढ़ियाँ उठा के ले आओ और शुरू कर दो। तो मैंने बोला कि भाई जी अपने को सीडी प्लेयर नहीं शुरू करना है, अपने को रेडियो शुरू करना है। तो माना सीडी प्लेयर नहीं है ये रेडियो, माना मैंने सुबह बताया कि लिसनर के साथ आपको जुड़ना है। तो जैसे उषा दीदी ने बताया कि फ़ोन इन प्रोग्राम सबसे बेस्ट प्रोग्राम होता है, उसको रेडियो बोलते हैं। तो 50% जो है रेडियो का जो इंटरेस्ट फ़ोन इन से होता है, क्योंकि जो लोग फ़ोन करते हैं तो वो भी सुनता है और उसके दोस्त भी सुनते हैं और लोग भी सुनते हैं, तो लोगों को एक अच्छा लगता है, नया वॉइस आया। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, बहुत हंसी की बात है, हमारे यहाँ शाम को प्रोग्राम होता है 8 बजे। वो शाम को मतलब पुराने फिल्मी गानों का होता है, तो उसमें फ़ोन करके बताते कि हमको ये गाना सुनना है। तो हमारे रेडियो जॉकी हैं विशाल भाई और श्रीनिधि, तो बोलते हैं वो गा के सुनाओ आप एक लाइन। तो वो तो अपने जैसे मेरे जैसे होते हैं, तो उनको गाना भी नहीं आता है, तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा आवाज़, कुछ उसका न सुर न ताल, लेकिन लोग उसको इतना एंजॉय करते हैं तो वो एक जैसे एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, फिर वो गाना फिर बाद में प्ले कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आम लोगों के लिए एक सवाल है, मेरा भी सवाल है। जैसे हमने वेब रेडियो शुरू कर दिया, उसमें प्रवचन देना शुरू कर दिया, टॉक शो शुरू कर दिया, इंटरव्यू शुरू कर दिया, क्या हम ऐसे पुराने गीत फिल्म के अच्छे उसमें बजा सकते? एक बात, क्या उसको कॉपीराइट एक्ट रहता है?
दूसरी बात, अगर हमने बजाया, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो क्या हो सकता है? ये बहुत जेन्युइन सवाल है, क्योंकि कोई भी गाना या कोई भी किसी का स्पीच हो, वो उसका मालिक वही होता है जिसने उसको इन्वेंट किया होता है। तो मालिक तो वही हो गया, तो उससे हमको, जैसे अभी ये समझिए मोबाइल सोमनाथ भाई का है, तो मैं इसको उठा के तो नहीं ले जा सकता हूँ ना, क्योंकि सोमनाथ भाई का है वो। तो ऐसे भी वो गाना उसका है, उसने उसको तैयार किया हुआ है ना, तो उसके लिए कॉपीराइट तो होता ही है। लेकिन अभी जो लॉ है, कॉपीराइट लॉ है, उसमें 1960 के पहले के जो गाने हैं वो कॉपीराइट से हटा दिए हैं, क्योंकि वो अच्छा। काफ़ी साल हो गया उसको अभी। कितने 1960 के पहले 1960 के पहले गाने का कॉपीराइट हट गया है। तो क्योंकि ऑलरेडी वो पुराने हो गए हैं और उसका जो खर्चा हुआ है वो ऑलरेडी उसका निकल चुका है। जैसे अभी आप टोल टैक्स बंद होते नजर आ रहे हैं आपको, जी बिल्कुल क्योंकि उसका जो खर्चा है, रोड का जो खर्चा था हाईवे का, वो निकल गया, तो टोल टैक्स खत्म हो गया अभी। तो जब तक खर्चा उसका नहीं निकलता तब तक वो कॉपीराइट में रहता है। तो वो कॉपीराइट वो ज़रूरी होता है। रूल्स है क्या उसका गवर्नमेंट का? हाँ, तो उसमें आपको लाइसेंस लेने के लिए बॉम्बे में मिनिस्ट्री ने 2 कंपनियों को मुकर्रर किया पूरा इंडिया के लिए। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD होता है, उसके अंदर कॉपीराइट्स आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वो उन्होंने 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो उनसे अपने को कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। उसमें 2 प्रकार के होता है कि जैसे आपने लगान पिक्चर का गीत लगान लगाया, तो उसमें आपने एडवर्टाइज लगाई है उसके पहले और आगे पीछे, तो आपको जो एडवर्टाइज मिली उसका उनको 10% देना है, या 3% या 5%, जैसे अपन निगोशिएशन करेंगे। एडवर्टाइज का परसेंटेज उनको दो, या फिक्स अमाउंट दे दो, 3 लाख रुपए पर मंथ, पर ईयर, या 9 लाख रुपए पर ईयर, तो उसको वो ऐसा करना पड़ता है। ऑल इंडिया रेडियो वाले भी पैसा देते हैं। ऑल इंडिया रेडियो वाले तो 100 रुपया एक गाने का दे देते हैं कंपनी को, मतलब गवर्नमेंट होते हुए भी वो अच्छा, रॉयल्टी जिसको लॉ बोलते हैं। है, हाँ, रॉयल्टी जिसको बोले। ऑल इंडिया रेडियो वाले भी नोट करते कि हमने ये गाने इतने बजाए, और वो फिर उतने रॉयल्टी के पैसे उनको भेज देते हैं। बहुत सही है। माना जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने 2 कंपनियों को डिफाइन किया है कि कहीं अगर कॉपीराइट का वायलेट हुआ होगा या उल्लंघन हुआ होगा तो वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन भाई जी ने बताया कि 1960 के पहले के जो जितने भी गाने थे उसका कॉपीराइट हट गया है, लेकिन अगर अगले गाने आप करेंगे तो पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसी बात है। 2 कंपनियों से, हाँ, वो 2 अपने कंपनियों को से लाइसेंस लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। लेकिन उसके लिए हम नहीं सोचे, बल्कि हम खुद के क्रिएशन किए। अपने पास ही इतना मटेरियल है कि जैसे वैल्यूज़ पे करेंगे तो नंबर ऑफ सीरीज चलती रहेंगी, तो अपना ही प्रोडक्शन करेंगे। एक लास्ट का सवाल है, मेरी घड़ी की तरफ नज़र जा रही है कि अभी सेशन हमारा खत्म होने की ओर जा रहा है और ऑडियंस से कि हमसे सवाल जवाब करना है। एक लास्ट का भोजन के सवाल, बाद फिर और हाँ ज़रूर। ये एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं, एम्प्लॉयज़, पेड एम्प्लॉयज़, जैसे एफएम में तो रेडियो जॉकी रहते हैं, वो एम्प्लॉयज़ रहते हैं और उनकी जो प्रोफेशनल स्किल वो अपनाते हैं। हम वेब रेडियो और कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ के क्या रूल्स रहते हैं? उससे कुछ ऐसे रूल्स बने हैं कुछ? नहीं, अभी हमारा रेडियो मधुबन जो इंडिया का पहला ही रेडियो है जी, हाँ, इतने रेडियो में से वो वॉलंटियर रेडियो है। तो इसके लिए हमको अवार्ड भी मिला है कि भाई इतना बड़ा रेडियो स्टेशन ये फ्री में चलाते, मना वॉलंटियरशिप करेंगे तो मना पैसे की देने की जरूरत नहीं उनको। हाँ, बाकी उनको आने जाने का खर्चा देना पड़ता है भाई, जैसे अभी एक गांव से दूसरे गांव में आएंगे तो ट्रेन का टिकट या जो भी है उनको देना पड़ता है। या कहीं आप गए रिकॉर्डिंग करने गए, कहीं फार्मर्स के पास गए तो ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, स्कूटर का वगैरह वो देते हैं। बिल्कुल कम रहता हो, तो वो एम्प्लॉयज़ का खर्चा नहीं होता है। लेकिन आप अच्छे रेडियो जॉकी लगाएंगे तो आपको प्रोफेशनल फीस तो देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्किल्ड और अनस्किल्ड में फ़र्क होता है। जब तक आप खुद के अंदर वो जुनून या हुनर पैदा नहीं करते हो, जब तक आप खुद का ही सस्टेनेबल नहीं करते, तब तक ये। एक लास्ट का सवाल है कि अभी तक आपकी तरफ से, मतलब बाबा के यज्ञ की तरफ से या रेडियो मधुबन की तरफ से, भारत में ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कम्युनिटी रेडियो या वेब रेडियो शुरू किए हैं? कहाँ कहाँ? जैसे लेटेस्ट आपने पुणे का बताया, तो उसका टाइटल्स भी क्या है और अभी तक कौन से कितने एफएम और कम्युनिटी रेडियो शुरू किए हैं? हाँ, तो अपना जो रेडियो मधुबन का ही समझो वो पार्ट हो गया।
क्योंकि रेडियो मधुबन से वो इंस्पायर हुए हैं। तो हम लोगों ने अभी जो अप्लाई किए हुए हैं, हमने 10 लाइसेंस अप्लाई किए हुए हैं, 4 साल हो गया। तो उसका मैं लिस्ट बताता हूँ। तो जैसे जलगांव में भी किया है, नासिक में भी किया हुआ है, औरंगाबाद ऑलरेडी, औरंगाबाद के कोई भाई आए हैं, औरंगाबाद में ऑलरेडी किसी का था, मैंने अप्लाई किया हुआ था, एप्लीकेशन पड़ा था, तो लेकिन अपनी परिचय के वजह से उनको लाइसेंस हमने दिलवाया। तो हमने उसके साथ हम लोग 2 घंटा 4 घंटा का कंटेंट शेयरिंग अपने को कंटेंट से मतलब है कर लेते हैं, तो उनको दे देते भाई हमारे 4 घंटे गाने या जो भी हमारा प्रोग्राम आप ब्रॉडकास्ट करते रहो। तो वो एक औरंगाबाद का है। फिर बाद में हमने अभी पुणे का अप्लाई किया था। फिर पुणे के पास आपने शिवाजी का जन्म सुना है, कहाँ हुआ है? शिवनेरी में। तो जुन्नर जो है जहाँ वो शिवनेरी है, तो वहाँ का भी हमारा लाइसेंस आ गया। और इंदौर में भी हमारे, भोपाल के तो हमारे गुरुजी थे और इंदौर के हैं, दोनों जगह आते जाते हो। तो इंदौर का भी हमारा लाइसेंस आ गया है। क्या नाम है उसका? तो मैं नाम बताता हूँ। हाँ। तो इंदौर का रेडियो का नाम हमने दिया है रेडियो सरगम। रेडियो सरगम। और पुणे का रेडियो के लिए हम पिछले महीने में 1 हफ्ता, हम लोग पुणे के जो लोग हैं, हम 1 हफ्ता बैठे कि क्या नाम देवें। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो फिर कुंडली देख के वो नाम, भाई ए से उसका नाम दे दो। तो हमने 1 हफ्ता तक हमने डिस्कस किया, लेकिन नाम निकला ही नहीं है। कोई बोलता है रेडियो जिंदगी, रेडियो सफ़र, ऐसे बहुत सारे नाम निकले, 100 नाम निकले, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। फिर आखिर अमृतवेला हम लोग बैठे थे तो बाबा ने टच किया कि पुनेरी आवाज़, तालियां बजा। पुनेरी आवाज़, ये आखिर तक फाइनल हुआ है नाम पुणे का। ये वहाँ देखेंगे आप, पुनेरी मिसळ, पुनेरी वड़ा पाव, पुनेरी माणूस, पुनेरी पाट्या, पुनेरी पाट्या बहुत फेमस है। पुनेरी पाट्या येथे सभ्य माणसांनी बसू नये म्हणा, वो बिल्कुल टिपिकल रहती है पुनेरी पाटी। पुनेरी भाषा बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल होती है। पुनेरी भाषा मना एकदम ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना, एकदम शुद्ध मराठी। तो पुनेरी भाषा मैंने अपन बोलते नहीं, पुनेरी भाषा बोल रहे हैं। तो बाबा ने फिर नाम फाइनल किया पुनेरी आवाज़, और उसका टैगलाइन भी फाइनल किया। जैसे रेडियो मधुबन का है सुनते रहो मुस्कुराते रहो, तो पुणे का है खुश रहो खुशियाँ बांटो। खुश हो खुशियाँ बांटो। तो ये नाम फाइनल हुआ। और उसका लोगो भी बनाया है। लोगो भी बनाना पड़ता है इंटरनेट वेबसाइट के लिए, तो उसका लोगो भी फाइनल हो गया। सिर्फ वहाँ पे अभी हम लोग साइट ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से पूरा कवरेज हो। तो हम हिल एक ढूंढ लिया है, तो उसके साथ अभी एग्रीमेंट बाकी है। तो एग्रीमेंट होते ही रेडियो वहाँ FM पे चालू हो गया। लेकिन इंटरनेट पे आप डालेंगे, नोट कर लो, puneriawaz.in, www.puneriawaz.in। पुनेरी PUNERI, पुनेरी आवाज PUNERI, पुनेरी आवाज। कंटिन्यू AWAZ आवाज, जे नहीं झेड .in इन इंडिया का। वैसे रेडियो मधुबन .in, जैसे रेडियो सरगम .in। और पुणे के पास जो शिवनेरी है उसका नाम हमने उसी नाम से दे दिया, रेडियो शिवनेरी। क्या है, रेडियो को जैसे कम्युनिटी रेडियो को गवर्नमेंट का लॉ है कि उस एरिया का कुछ फेमस चीज़ हो या उस एरिया का नाम देना पड़ता है। तो जैसे मधुबन है, आप मधुबन में आते हैं ना, सब लोग बोलते हैं मुझे मधुबन जाना है बाबा से मिलने, तो मधुबन बोलते, तो हमने उसका नाम रेडियो मधुबन दे दिया। हाँ। जैसे पुणे है पुनेरी आवाज़, फिर शिवनेरी है रेडियो शिवनेरी, तो भी एक अच्छा है कि भाई वहाँ उसकी यादगार है, शिवाजी की जन्मभूमि है। तो ऐसे हम उस एरिया का ज़्यादा नाम देते हैं। तो ऐसे हमने अलग अलग नाम दिया है। वेब रेडियो के नाम बताता हूँ। जैसे जलगांव का ऑलरेडी हमने चैनल क्रिएट किया है, रेडियो वार्ता। फिर नासिक का है रेडियो लोकहित नासिक। फिर हमने कडप्पा में वेब रेडियो शुरू किया, अप्पा रेडियो हैप्पी। मुझे लगा अप्पा रखेंगे। रेडियो हैप्पी। हाँ।
फिर बेंगलोर में रेडियो शुरू किया है, रेडियो कस्तूरी। रेडियो ये कस्तूरी, कन्नड़ा नाम है, कस्तूरी माना ओ अच्छा। हाँ, अच्छा माना सुगंध वाला। हाँ, वहाँ कस्तूरी आप बोलेंगे, कन्नड़ा किसको आती है पता नहीं। तो कन्नड़ा में कस्तूरी का नाम मुझे भी नहीं, लेकिन बहुत फेमस वर्ड है कस्तूरी, तो रेडियो कस्तूरी है उसका नाम। तो ऐसे अलग अलग वेब रेडियो में हमने नाम दिए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग अभी कुछ दिनों में रेडियो का पुणे में स्टार्ट देखेंगे, इंदौर में स्टार्ट देखेंगे, शिवनेरी में भी। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर बातचीत चल रही है। अगर किसी को सवाल होगा तो केवल 5 मिनट के अंदर, क्योंकि घड़ी पर एक बज रहा है, तो 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। किसी को कुछ सवाल है? प्रश्न चित्त से प्रसन्न चित्त। अच्छा, आइए संगम बहन जी। ओम शांति। अगर रेडियो मधुबन के बारे में आपने बताया कि जो प्रोसेस है वो तो 3 साल का पूरा रिकॉर्ड, पर वेब रेडियो हम जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर वेब रेडियो हमने स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद मेन बात आती है कि प्रोग्राम का शेड्यूल। वो प्रोग्राम जो हम उनको सुनाएंगे तो उसका जो डाटा है वो पूरा मधुबन से ही मिलेगा, या उसके लिए हमें भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी? तो रेडियो मैंने अभी बताया था कि मधुबन का डेटा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा वेब रेडियो के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वेब रेडियो में रेडियो मधुबन है ही है, तो सेम का कंटेंट उसमें भी आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको अपना ही कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। मराठी में करना है या हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नया कुछ करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस? नहीं। रोहित भाई, अभी जब तक रोहित भाई आए तब तक पुनेरी पाटिया के पर अभी बहुत ही 1 बज गया ना, तो आप थोड़े मुरझाए दिखाई लग रहे हैं। तो एक जोक मैं सुना देता हूँ आपको। पुनेरी पाटिया, अभी पुनेरी पाटिया एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है यशन भाई। एक ऐसा ही जोक था, एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उसने घर पे नाम देखा टनक ऊस। उसने पार्टी देखी, घर के अंदर का जो आदमी है, नेम प्लेट रहती है ना, नेम प्लेट, तो नेम प्लेट देखी टनक ऊस। उसको रहा ना गया, ऐसे ही 1 बजने का समय था। उसने सोचा कि ये इस नाम में क्या है, टनक ऊस, ऐसे कैसे नाम रखा टनक ऊस। उसने नॉकिंग किया। दोपहर का समय था, सोया हुआ था पुनेरी आदमी अपना, सोमनाथ भाई आराम से दोपहर को सोते हो पुनेरी लोग, सॉरी लेकिन फिर उसने नॉकिंग किया, दरवाजा से देखा, कोण आहे? सॉरी हा, माफ करा, पण ते बोर्डमध्ये टणक ऊस लिहिलं आहे. काय मूर्ख आहात तुम्ही? अहो दुपारचा 1 वाजला, मी झोपण्याची वेळ झाली, काय तुम्ही हे लावलं आहे? सॉरी, आता तुम्ही उठूनच गेले तर सांगून द्या ते टणक ऊस काय. अहो काय लावलं टणक ऊस घडी घडी? इथे मी माझी झोपेचं खोबरं झालं आहे आणि तुम्ही टणक ऊस घेऊन बसलाय. ठीक आहे सर, आता झोपेचं खोबरंच होऊन गेलेलं आहे, सांगूनच द्या काय टणक ऊस. अहो काय सांगणार, उन्हाचा दिवस आहे, उन्हाळ्यामुळे ते पाटीचे काही अक्षर तुटून पडले, पाटणकर हाऊस आहे ते पाटणकर हाऊस लिखा था, कुछ अक्षर उसमें से गिर गए थे और टणक उस बचा था। ओम शांति। ओम शांति। मुझे सिर्फ पूछना है कि हम अपने एरियाज़ में रहकर क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज़ अगर हम वेब रेडियो नहीं चलाते हैं और हमें मधुबन रेडियो को ही कुछ कंट्रीब्यूट करना है सेवा, तो हम लोग अपने एरियाज़ में रह के क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये सवाल पे मुझे फाइनली आना था, क्योंकि पूरा बोलने का सार यही था कि रेडियो मधुबन के लिए आप तरफ से कोई योगदान मिले। क्योंकि आपको बताया हमारे रेडियो मधुबन का, आप रेडियो मधुबन.in में जाएंगे तो हमारे पास 35 लोग हैं, लेकिन फुल टाइम हमारे पास 8 ही लोग हैं, और पार्ट टाइम जैसे हॉस्पिटल से भी आते हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल से वो 4-5 लोग आते हैं। लेकिन जो 10 लोग हैं वो हमारे जैसे आप जैसे लोग बना के प्रोग्राम भेजते हैं।
जैसे उषा दीदी थी अपनी ऑल इंडिया रेडियो में, तो ऐसे हमारे पास एक स्वर्णलता बहन है जो कलकत्ता ऑल इंडिया रेडियो में थी, फिर दिल्ली में चली गई, दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन उसके हस्बैंड कर्नल थे तो वो ट्रांसफ़र बहुत होती रही उनकी, तो एक एक साल में, तो इन्होंने छोड़ ही दिया। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि बाबा ने मुझे रेडियो छोड़ने के बाद भी रेडियो से जोड़ के रखा, ऐसे स्वर्णलता बहन ने भी यही बोला कि भाई हमने भी बाबा के रेडियो में मैं कैसे जुड़ी रहूं, तो बाबा ने रेडियो मधुबन मुझे दे दिया। बहुत ही सही। तो वो हर हफ्ते में इंटरनेट से वहाँ अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेती हो। उसका नाम है तराने नए पुराने। तो पुराने एकदम गीत होते हैं और कुछ उसके लिए वो बोलती है, गीत के बारे में थोड़ा बोलेगी, फिर गीत चालू करेगी। तो हर हफ्ते, आज 6 साल हो गया, तो कितने हफ्ते हो गए आप काउंट कर लेना। तो हर हफ्ते वो अपना प्रोग्राम इंटरनेट से हमको शुक्रवार को भेज देती, तो हम शनिवार और रविवार हम उसको प्ले करते हैं। बहुत ही तो सही। ये एक आप लोग रिमोटली एक प्रोग्राम हमको इंटरनेट से भेजो, फिर हम उसको प्ले कर देंगे। भाई जी के क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। कहने का भाव उनका ये है कि आप कहीं भी हो, अगर आपको अभी फिलहाल कुछ चलाना ही नहीं है, वेब रेडियो भी चलाना नहीं है फिलहाल, उनका संकल्प है तो पूरे भारत में वेब रेडियो होनी चाहिए स्टार्टिंग में, फिर बाद में कम्युनिटी रेडियो में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप वॉइस को प्रोडक्शन करके आप थ्रू ईमेल भेज सकते हैं। एक बात, दूसरी भी बात हो सकती है कि आप एक अच्छी स्क्रिप्ट बना के भी भेज सकते हैं, ताकि वहाँ पे जाके, जैसे रमेश भाई जी हैं, वहाँ पे जाके वो स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्क्रिप्ट की कमी रहती है, स्क्रिप्ट राइटर कम है। तो एक अच्छी कहानी, उससे तालमेल से गीत वगैरह ऐसे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट अभी रमेश भाई दोपहर के सेशन में स्क्रिप्ट पर लेंगे ही कि कैसे स्क्रिप्ट बनाना, तो ऐसी सेवाएं आप दे सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हम रुकेंगे, बहुत अच्छी तरह से ये बातचीत चलती रहेगी। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कठिन विषय को बहुत सरल रीति से उन्होंने प्रस्तुत किया, और हम चाहते हैं, उम्मीद कि हम सभी भी बाबा के बच्चे, उन रेडियो मधुबन अपना ही है, खुद का है, तो उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और सोमनाथ भाई का भी धन्यवाद, और हमारे जो गुरु है शांताराम भाई जी, हम इनके छोटे छोटे थे तब पालना लेते थे। शांताराम भाई है, अपने भाई आए थे अभी जो रेलवे पोस्ट ऑफिस, मधुकर भाई है, सबका धन्यवाद। और सबसे बड़ा दीदी को भी धन्यवाद। तो आप लोगों को शायद दीदी ने बताया होगा आज का मेनू लंच का। बिल्कुल। कौन सा है? पूरन पोड़ी और आमरस। हाँ, पूरन पोड़ी इतना अच्छा आपकी पालना दे रही है, तो सबसे अच्छा दीदी और दीदी की जो टीम है उसको भी धन्यवाद। थैंक यू। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, बस उनके लिए तालियां बजा दो।